सारी क्लास आज आपकी। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का, जो कि नए सिलेबस के हिसाब से सेकेंड ईयर में है। और उसमें कुल चैप्टर नंबर है 12। 9 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, 10वां चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसकी बात करेंगे हम लोग। जल्दी से बाकी लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास कंटिन्यू करें। लाइव नहीं आते आप लोग, इसलिए क्लास लेने का मन नहीं करता मेरा। ठीक है, जो लोग लाइव आ चुके हैं मुझे बताइए कि आपको आवाज प्रॉपर आ रही है, कि आपको बोर्ड प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यदि हाँ तो हम क्लास को कंटिन्यू करें। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट क्या भाई, पानी तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी आप जानते हैं। हमारे शरीर में ढेर सारे मिनरल्स आयंस के फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सभी जो अलग अलग मिनरल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट को फॉर्म करते हैं। ये हमारे शरीर में फ्लूइड को बैलेंस रखते हैं, पीएच को मेंटेन रखते हैं। इन्हीं सब की आज हम बात करने वाले हैं। गुड इवनिंग भैया। तो व्हाट इज द वाटर इलेक्ट्रोलाइट? तो वाटर आर द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। ये तीन हमारे बॉडी के जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे लिखा गया है कि ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। These substances are essential dietary components in that they must be acquired from diet, either exclusive in the case of water amount of excess that produced by the metabolism. हमारे शरीर में वाटर और ये मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये तीनों, बाकी बहुत सारे कैल्शियम वगैरह, ये बहुत जरूरी है। इन्हें हमें भोजन के रूप में ही ग्रहण करना होता है बाहर से। हमारे शरीर के अंदर ना पानी बनता है और ना हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं। पानी हम पीते हैं, हम जूस पीते हैं, हम दूध पीते हैं, हम खाना पीते खाते हैं, मतलब हम फ्रूट्स खाते हैं, तो कई तरीके से हमें शरीर में पानी मिलता है। और ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इन्हीं सब्जियों के सहायता से, फल फूल की सहायता से, बाकी खाने पीने की सहायता से हमें प्राप्त होता है। तो डिफाइन कर लेते हैं वाटर क्या है। सबसे पहली बात वाटर, आप कहेंगे सर वाटर तो रोज जानते हैं, बचपन से वाटर देख रहे हैं, वाटर को डिफाइन कैसे करें, वाटर को लिखे कैसे, कठिन काम है। वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जो है पानी का बना है, और हमारे दुनिया का, पृथ्वी का भी लगभग 70-75% हिस्सा पानी से बना है। यानी ये हमारे शरीर का, हमारे ब्रह्मांड का, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द डिवेट, हमारे शरीर का लगभग 1/4 बॉडी, जो आधा से लेकर 1/5 तक हमारी बॉडी का वेट है, वो हमारे पानी का ही होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वाटर है परसेंटेज ऑफ बॉडी मास हायर इन ह्यूमन टेंड्स टू फॉल विद द एज इन बोथ, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में वाटर का जो कंटेंट है लगभग कुछ ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बॉडी वेट डिफरेंस होता है फीमेल और मेल का, उसी हिसाब से ये इम्बैलेंस भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले कि हमारे शरीर में जो पानी है वो होता कहां पे, क्या पेट में भरा है, हड्डी में भरा है। कहते हैं ना जिसकी हड्डी में पानी भरा है ससुरा क्या लड़ाई करेगा हमसे, ऐसे डायलॉग मारते हैं ना। तो पानी कहां हमारे शरीर में होता है उसको हम समझते हैं। वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दो कैटेगरी से है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर भाई हमारी जो शरीर है कोशिकाओं से बनी है, और कोशिकाओं के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है। तो जो पानी कोशिका के अंदर है वो इंट्रासेलुलर है, और हमारे शरीर में जो पानी कोशिका के बाहर उपस्थित है उसे एक्स्ट्रासेलुलर है। अब एक्स्ट्रासेलुलर में भी दो कैटेगरी है, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। जो हमारे शरीर में खून के रूप में उपस्थित है वो इंट्रावेस्कुलर, जो खून के अलावा कहीं और उपस्थित है दोस्तों वो हमारा क्या है, एक्स्ट्रावेस्कुलर। ध्यान दो यार, मतलब कि एक्स्ट्रावेस्कुलर में दो, इंट्रा और एक्स्ट्रा। तो इंट्रा में वेस्कुलर में जो खून के रूप में है, और एक्स्ट्रा जो खून के बाहर। अब खून के बाहर कहां पानी हो सकता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, सेल के बीच में, लिम्फ के रूप में। वाटर हमारे ब्रेन में होता है, ह्यूमर होता है, आई में होता है, प्लूरल कैविटीज में होता है, कई जगह कैविटीज में होता है। वो सभी हमारे एक्स्ट्रावेस्कुलर के फॉर्म में आते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में कुल जो 70% पानी लगभग पानी है वो इस तरह से फैला। अब हमारे शरीर में पानी क्या काम करता है इसको बताना पड़ेगा क्या, आपको समझाना पड़ेगा क्या, इस शरीर में पानी के क्या काम है ना। जल है तो जीवन है, जीवन है तो हम है। ठीक है, तभी देख लेते हैं कि व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ वाटर। हमारे शरीर में पानी के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो हमारी बॉडी में पहला कैरियर काम करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी दवाइयां हैं, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, वो ब्लड के द्वारा ही शरीर में पूरी तरह से घूमता है, हमारे शरीर में दौड़ता है, और वो ब्लड में कौन दौड़ाता है, बेसिकली होता है पानी। दूसरा कैरियर ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, हमारे शरीर में जो भी खाना है,
हम जो खाते हैं पीते हैं पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स, वो भी हमारे शरीर में पानी में घुल करके ही पूरे शरीर में रक्त के द्वारा टहलता है, घूमता है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड्स, हमारे शरीर में जो वाटर है वो हमारे बॉडी में, ब्लड में, यूरिन में, लिम्फ में, पसीने में, इन सब में वाटर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। यानी ये सब बिना पानी के अधूरे हैं। अगर पानी ना हो, शरीर में पसीना ना बने, यूरिन ना हो, ब्लड ना बने, लिम्फ ना बने, कुछ भी पानी के बिना अधूरा है, अधूरा है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर में जो पानी है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। देखिए बाहर का जो टेम्परेचर है, ठंडियों में आप देखते हैं टेम्परेचर 4 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री तक पहुंच जाता है। गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री, 40 डिग्री पहुंच जाता है। लेकिन हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री हमेशा बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को बना के रखता है, रेगुलेट करके रखता है। हमारे शरीर में जब भी कोई खाना हम खाते हैं, खाना बनता है, एनर्जी निकलती है तो हीट प्रोड्यूस होता है। वो जो हीट है वो इवेपोरेट होकर गैस के रूप में हम जब सांस लेते हैं शरीर के रूप में बाहर निकलता है, पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और इस तरह से हमारे शरीर में लैट्रिन बाथरूम के जरिए बाहर निकलता है, और इस तरह से हमारे शरीर में पानी का लेवल मेंटेन रहता है और हमारे शरीर में टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स, हमारे शरीर जितने भी कोमल अंग हैं जैसे कि किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, इन सबको बचा के रखने वाला काम भी कौन करता है? पानी। ये सबको सिक्योरिटी देता है। हार्ट, ब्रेन, इन सब के चारों तरफ इंजरी से बचाने के लिए कवरिंग करता है जहाँ पे पानी भरा होता है, और ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाटर एज ए लुब्रिकेंट, हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों में हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन ना हो, हड्डियां लड़े ना, तो वहां पे मोबिल भरा है, मोबिल भी पानी के फॉर्म में है। हमारे शरीर में जॉइंट्स है, सभी जो हड्डियों के बीच में जो स्पेस है उसमें भी वाटर जो है ग्रीस का काम करता है, यानी ये लुब्रिकेंट की तरह भी हमारे शरीर में काम करता है। ठीक है, ये हो गया बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। अब हमारे शरीर में पानी का बैलेंस कैसे बनता है? ज्यादा होता है तो हम बाथरूम करते हैं, गर्मी लगती है तो पसीने निकालते हैं, कम होता है तो प्यास लगती है हम पानी पी लेते हैं, जब ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है तो वाटर यूरिन कम हो जाता है। आप देखते हैं ना, जब गर्मियों में ज्यादा पानी जरूरत पड़ती है तो यूरिन कम होता है, ठंडियों में पानी जरूरत कम पड़ती है तो यूरिन ज्यादा होता है। यानी कुछ भी करके, ताम झाम करके, थोड़ा जुगाड़ सुगाड़ करके हमारे शरीर में उस ईश्वर ने वाटर के बैलेंस को बना के रखा है। तो ये कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। चलिए, वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। ह्यूमन करीब 60% हमारी बॉडी का जो वेट है वो पानी का है। बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय सेवियर, कई मैकेनिज्म के द्वारा हमारे शरीर में कंट्रोल होता है। पहला है वाटर टर्नओवर, रिफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इन कंटीन्यूअसली एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। दिस टर्नओवर कैन ऑकर्स थ्रू वेरियस रूट्स सच एज स्किन, लंग्स एंड जीआई। हमारे शरीर में, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर पानी का एक्सचेंज होता है। अब आप कहें कि शरीर के अंदर और बाहर पानी का एक्सचेंज कैसे होता है? जी हाँ, आप सांस लेते हैं, कुछ वेपर्स अंदर जाते हैं पानी के, आप यूरिन बाहर निकालते हैं शरीर से, कुछ पानी बाहर निकलता है। तो हमारे जीआईटी, हमारे रेस्पिरेटरी, हमारे स्किन के द्वारा इन वाटर के और बॉडी के अंदर वाटर का जो है बैलेंस होता है। ज्यादा गर्मी लगती है तो पसीना बाहर निकलता है। ठीक है, इस तरह से बैलेंस। वाटर बैलेंस रिफर्स टू द बैलेंस बिटवीन वाटर इनटेक एंड वाटर एक्सक्रीशन। वाटर बैलेंस का मतलब क्या है? कितना पानी हम पीते हैं और कितना पानी हम निकालते हैं, इसके बीच के बैलेंस को ही वाटर बैलेंस। लोग कहते हैं ज्यादा पानी पीना चाहिए, पानी पीना जरूरी है शरीर के लिए। ठीक है, और द बॉडी मस्ट मेंटेन वाटर बैलेंस, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और जब शरीर हमारा वाटर बैलेंस मेंटेन करे रहता है तो बॉडी सही रहती है, बॉडी हाइड्रेशन में रहती है। और जैसे ही वाटर इम्बैलेंस होता है बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, होंठ सूखने लगते हैं, गला सूखने लगता है, चेहरे पे क्रैम्प आने लगते हैं, ये कई दिक्कतें आपको दिखने लगती हैं। अब है मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन वाटर टर्नओवर बैलेंस। हमारे शरीर में किस किस तरीके से शरीर में पानी का लेवल मेंटेन रहता है, ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जिसके जरिए, जिसके द्वारा हमारे शरीर में पानी का लेवल बना रहता है। उसमें कई मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है थर्स्ट मैकेनिज्म, प्यास की मैकेनिज्म। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जब भी हमारे शरीर में पानी कमी होती है हमारा गला सूखने लगता है, हमें प्यास लगने लगती है और हम पानी जाके पी लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, सही मायने में तो हमें प्यास लगने से पहले पानी पी लेना चाहिए, भूख लगने से पहले खाना खा लेना चाहिए। ये तरीका होता है स्वस्थ जीवन जीने। और अगर हमारे शरीर में भगवान ने ये प्यास लगने की मैकेनिज्म ना बनाई होती तो आप सोचिए, हम आप इतने लापरवाह हैं कि हम वीडियो गेम खेलने में, मैच देखने में, मूवी देखने में, काम करने में इतने बिजी हो जाते तो शायद पानी भी ना पीते।
हमें याद ही ना रहता कि पानी पीना है। इसीलिए परमपिता ने, ईश्वर ने एक मैकेनिज्म बनाया हमारी बॉडी में, जिसे थर्स्ट मैकेनिज्म कहते हैं, प्यास क्रियाविधि कहते हैं, जिसके द्वारा हमें प्यास लगती है। जब शरीर को पानी कमी महसूस होती है तो प्यास लगती है, तो हम पानी पी लेते हैं। यह एक अलार्म की तरह है कि अलार्म बजता है और आप पानी पीते हैं। The body's thirst mechanism helps regulate water intake, stimulating the desire to drink water when there is a need to replace fluid loss through the sweat, urine and breathing. सांस लेने के द्वारा, बाथरूम करने से या पसीने के द्वारा जब शरीर से पानी ज्यादा निकल जाता है, उस केस में हमारा शरीर हमें ये याद दिलाता है, प्यास लगती है, जिससे हमें पानी की पीना चाहिए और पानी पीने की इच्छा जाती है। दूसरा है किडनी। किडनी भी एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। किडनी क्या काम करता है भाई? ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को छानता है और जो वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालता है। और जो वेस्ट को शरीर से बाहर किसके साथ निकालता है? पानी के साथ निकालता है। तो कितना पानी निकलना चाहिए, कितना नहीं निकलना चाहिए, इसको भी नियंत्रित कौन करता है? किडनी। शरीर में वेस्ट ज्यादा, टॉक्सिक ज्यादा होगा तो ज्यादा यूरिन निकलेगा, कम होगा, पानी कमी होगी तो यूरिन की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाती है गर्मियों में, क्योंकि ऑलरेडी पसीना निकलता है, बॉडी से पानी कमी होती है, तो आपको बाथरूम भी कम लगती है। सब कौन कंट्रोल करता है? किडनी बाबा कंट्रोल करता है। क्या काम करता है? द किडनी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वाटर बैलेंस। शरीर में वाटर बैलेंस का इंपॉर्टेंट रोल करता है बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर सीक्रेटेड इन द यूरिन। कितना यूरिन बाहर निकलना है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करके किडनी हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है एंटी डायबिटिक हार्मोन। शरीर में एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, याद होगा। यह हार्मोन हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, पेशाब की मात्रा को बढ़ा करके या घटा कर। दैट्स इट। एडीएच इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, रेगुलेट वाटर बैलेंस बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सचेंज टू यूरिन। पेशाब कितना ज्यादा होगी, कितना कम होगी, इसका नियंत्रण एडीएच करता है। और एडीएच के जरिए जब ये नियंत्रण होता है कितना बाथरूम होना है, कितना नहीं होना है, तो उस तरह से हमारे शरीर में भी वाटर का बैलेंस बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, नया सिलेबस ऐड हुआ है, पहले नहीं था, इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। राइट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वाटर बैलेंस, ये जरूर क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लीजिए, इस टॉपिक को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। एडीएच लेवल इंक्रीज कॉजिंग किडनी टू रिजॉर्ब द मोर वाटर। तो एडीएच बढ़ता है तो किडनी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है तो पेशाब कम निकलता है। एडीएच घटता है तो यूरिन कम हो ज्यादा होती है और पानी कम स्टोर होता है। अगला मैकेनिज्म है स्वेटिंग, पसीना। जब हमारे शरीर को पसीना होता है, हमारे शरीर से, हमारा शरीर पसीना क्यों होता है? जब हमारे शरीर पे धूप पड़ती है, काम पड़ती है, तो हमारी स्किन जलती है। जब हम बहुत मेहनत करते हैं हमारी जो एनर्जी बर्न होती है, तो जो एनर्जी बर्न होगी तो हीट निकलेगा और शरीर गर्म होगा। तो शरीर गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर 37 ऊपर चला जाएगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो उस टेम्परेचर को 37 तक रखने के लिए, टेम्परेचर बढ़ने ना पाए, हमारा शरीर स्किन से पसीना निकालता है ताकि शरीर ठंडा हो जाए। पसीना क्यों निकलता है? शरीर ठंडा करने के लिए। ये भी वाटर के बैलेंस का एक मैकेनिज्म है। स्वेटिंग इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच द बॉडी कूल इटसेल्फ डाउन। अपने आप को ठंडा करने के लिए पसीना निकाला जाता है। एक्सेस हीट को रिड्यूस करने के लिए वाटर निकलता है, और ज्यादा निकलने से भी डिहाइड्रेशन होगा, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आपको ग्लूकॉन डी, ओआरएस, पानी वगैरह, नींबू पानी वगैरह गर्मियों में पीते रहना चाहिए। अगला है ब्रीदिंग। जी हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए भी कुछ पानी बाहर निकलता है। ठीक है, ये हम जो हवा लेते हैं तो वाटर वेपर के फॉर्म में पानी बाहर निकलता है, ये भी एक तरह का मैकेनिज्म है। अगला है जीआईटी। जीआईटी के केस में क्या होता है? जब हम फीकल मैटर निकालते हैं, लैट्रिन बाहर निकालते हैं, तो उसके जरिए भी कुछ पानी बाहर निकलता है शरीर से, तो वो भी इस तरह से मेंटेन करता है। जब पानी शरीर में कमी होती है तो लैट्रिन कड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन जीआईटी अब्सॉर्ब कर लेता है पानी। और जब बॉडी पानी ज्यादा होती है तो लैट्रिन हल्की होती है, यानी कि गीली होती है, क्योंकि इसमें वाटर ज्यादा होता है। इस तरह से वाटर ज्यादा कम करके हमारी बॉडी को रेगुलेट। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाटर के बैलेंस को शरीर में कंट्रोल करते हैं। किसके किसके कारण हमारे शरीर में पानी का लेवल प्रभावित होता है? कुछ फैक्टर से, पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, पसीना निकलेगा, वाटर बैलेंस मेंटेन होगा। टेम्परेचर घटेगा, पानी में जब कमी होगी तो हमारा बाथरूम ज्यादा होगा, इस तरह से मेंटेन होगा। दूसरा है डाइटरी इंटेक। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे हमारे शरीर में कितना पानी पीते हैं, दिन भर में कितना खाना खाते हैं, कितना फ्रूट्स खाते हैं, उससे हमारे शरीर में पानी। अगला है मेडिसिन। हम कौन कौन सी मेडिसिन लेते हैं, उससे बॉडी में पानी की कमी और ज्यादा प्रभावित होता है। और कुछ मेडिकल कंडीशन, जैसे डायबिटीज के केस में, इंसिपिडेंस के केस में, बीपी के केस में भी शरीर में वाटर का बैलेंस। ठीक है, अब हमारा हो गया पहला का पहला पूरा टॉपिक, हमने पढ़ लिया वाटर के बारे में।
इस पूरे सिलेबस में 2 टॉपिक था, वाटर। वाटर से क्वेश्चन क्या क्या आएगा, वाटर का इम्बैलेंस पे क्वेश्चन आएगा, इसका फंक्शन पे क्वेश्चन आएगा, ये मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस ये जरूर याद करना, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स हम कैसे लेते हैं डाइट के फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कोई भी ऐसा मिनरल जो आयनिक के फॉर्म में हो, यानी प्लस या माइनस चार्ज हो, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फास्फेट, सोडियम, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कहे जाते हैं। ये हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म, Na+, Cl-, K+, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर में बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, मसल कंस्ट्रक्शन, नर्व का इंपल्स, इस सब के जनरेट करने में इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स हम डाइट के फॉर्म में कहां से प्राप्त कर सकते हैं, खास तौर पे हम सब्जियों से, फलों से, डेयरी प्रोडक्ट से, दूध से, मछलियों से, मीट से हमें शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स प्राप्त। सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम, जो कि नमक से प्राप्त होता है। ये हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, जो नमक हमारे शरीर में, सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसके बिना हमारा शरीर काम नहीं करेगा। ये एबंडेंट हमें फलों से, सब्जियों से और नमक के रूप में प्राप्त होता है। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम ये भी फलों से मिलते हैं, ड्राई फ्रूट से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड और फास्फेट जो है ये भी हमें खाने से मिलते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, गेहूं, अनाज है, इनसे मिलता है। और एडिक्वेट इलेक्ट्रोलाइट इंटेक लेने से हमारे शरीर जो होता है वह हेल्दी है, हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है शरीर में एक तय अमाउंट में, एक तय मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट बना रहे, उसकी कमी ना होने पाए। अगर वो पेशाब के जरिए बाहर निकल रहा है तो उतना ही इंटेक भी होना चाहिए। इस पूरे बैलेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस refers to the proper distribution of electrolytes in the body fluid compartment। हमारे शरीर में जितने भी फ्लूइड कंपार्टमेंट है, जैसे CSF है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट, सब जगह प्रॉपर बैलेंस हो इलेक्ट्रोलाइट का, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन होता है हमारी बॉडी में कैसे, किडनी के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, एल्डोस्टेरॉन, एंटी डायबिटिक हार्मोन, ADH, इन सब के द्वारा हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन होता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है बेसिकली कई रीजन से हो सकता है, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा खून का लॉस हो जाए, पानी का लॉस हो जाए, किसी लैट्रिन वगैरह हो तो डायरिया हो जाए, स्वेटिंग हो, वोमिटिंग हो, डायरिया हो, इन कंडीशन में जब शरीर में पानी बहुत ज्यादा निकल जाता है तो हमें ORS, ग्लूकोन डी पीने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है वो बैलेंस हो, वो पूरा। इलेक्ट्रोलाइट अगर शरीर में इम्बैलेंस हो गया तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, हमें मसल वीकनेस होगा, स्पाम होगा, क्रैम्पिंग होगी, हार्ट बीट इरेगुलर होगा, कंफ्यूजन, सीजर, कई तरह की दिक्कतें होगी। जैसे आप एग्जांपल इमेजिन कीजिए, आपको 3 4 5 लैट्रिन लगातार हो जाए, उल्टी हो जाए, शरीर में पानी खूब निकल जाए, आपको चक्कर आने लगता है, आपको वीकनेस होने लगती है। क्यों? क्योंकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट निकल जाता है। तो हमें ग्लूकोन डी, ORS पीने का सलाह दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए ट्रीटमेंट के रूप में क्या देते हैं हम लोग, ORS, ग्लूकोन डी, या बहुत पेशेंट सीवियर हो गया तो उसको IV फ्लूइड, DNS, RL ये सब चढ़ा के, नॉर्मल सैलाइन चढ़ा करके हम उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रेशन, कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, ORT, इसी में आता है ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। अगर शरीर में डिहाइड्रेशन होता है तो क्यों होता है ये हम जानेंगे, और उसको पूरा करने के लिए हम कौन सी दवा देते हैं, ORS देते हैं। ORS में क्या क्या होता है ये हम समझेंगे इस टॉपिक। तो डिहाइड्रेशन क्या है, जब हमारे शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, चाहे वो लैट्रिन के जरिए, चाहे वो उल्टी के जरिए, किसी जरिए से, या पसीने के जरिए, उस केस में हम इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। हमारे शरीर में जब पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाए, क्यों होता है डिहाइड्रेशन, बहुत से कारण है। ठीक है, इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, हम पानी कम पीते हैं, हम फल कम खाते हैं, हम जूस नहीं पीते हैं, इस कारण भी हमारे शरीर में फ्लूइड कमी हो सकती है इलेक्ट्रोलाइट की। एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, इसी कारण से आपको उल्टी हो गई, डायरिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, शरीर से खून पेशाब बहुत निकल रहा है, तो उससे भी हो सकता है। मेडिकल कंडीशन, कुछ बीमारी है आपको, जैसे डायबिटीज में केस में बहुत पेशाब होता है, बीपी केस में फीवर है, किडनी डिजीज है, उस केस में भी हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। अगला है मेडिकेशन, कुछ दवाइयां हम खाते हैं जिससे हमारे शरीर में बहुत बाथरूम होता है, जैसे टॉयलेसमाइड वगैरह खाते हैं, तो इससे हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। अब आता है व्हाट इज द ओरल डिहाइड्रेशन। ओरल डिहाइड्रेशन क्या है, इस शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो भी मिनरल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी को अगर हम किसी पाउडर के फॉर्म में या पानी के फॉर्म में आपको पिला दे मुंह से, बिना IV ड्रिप लगाए, तो उसे ओरल डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे ORS पीते हैं, ग्लूकोन डी पीते हैं। Oral dehydration is simple and effective way to treat dehydration।
पानी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है ओरल रिहाइड्रेशन। इसमें हम कोई ड्रिंक पानी के साथ नमक या चीनी का घोल पीते हैं या इलेक्ट्रोलाइट ओआरएस वगैरह पी करके शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें बेसिकली WHO ने एक फार्मूला डिफाइन किया है, उस फार्मूले को पर 100 ग्राम के हिसाब से जो बनाया गया है उसी को ओआरएस कहते हैं। ठीक है, इसमें करीब 6 लेवल आप चम्मच, आधा लेवल आप नमक, चम्मच आप नमक, अगर आपको घर में बनाना हो ओआरएस तो आप करीब 6 चम्मच शुगर ले लीजिए, आधा चम्मच नमक ले लीजिए, थोड़ा सा नींबू ले लीजिए, मिला के पी लीजिए, वो भी ओआरएस का काम करेगा। अगर आपको ओआरएस नहीं मिलता है, ये सोल्यूशन हमेशा तुरंत बनाना चाहिए। अगर आप बना के इसको रखिए नहीं, 4 से 6 घंटे के अंदर आप इसको पी लीजिए। दीप सिखाने का क्या है कि सर फिर से बताइए ओरल रिहाइड्रेशन क्या है। जैसे कि आपको पानी कमी हो गई, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट कमी हो गई, तो आप मुंह से जो भी चीज खाएंगे, जैसे कि आप ग्लूकॉन डी पी लिए, ओआरएस पी लिए, नमक चीनी पी लिए, तो मुंह से पी करके जब शरीर में पानी कमी को पूरा करते हैं उसे ओरल रिहाइड्रेशन। और जब आप मुंह से पीने की स्थिति में नहीं है, बेहोश है, तो आपको ड्रिप चढ़ाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आईवी रिहाइड्रेशन। ठीक है, व्हाट इज द ओरल, जो मुंह से लिया जाता है। अब ओआरएस क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। WHO ने पानी की कमी को पूरा करने के लिए 100 ग्राम पाउडर में एक फार्मूला डेवलप किया है, उस फार्मूले का फिक्स कंपोजिशन है, उसी को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या ओआरएस कहते हैं। मार्केट में बहुत ही फेमस है, ओआरएस मिलता है। ठीक है, इसमें देखा जाए बेसिकली 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ओआरएस में, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट या ट्राइसोडियम सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज, ये 4 कंपोनेंट मिलाकर के ओआरएस बनाया जाता है। ये बेसिकली हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन को दूर करते हैं, इसके साथ साथ फ्लूइड एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में फ्लूइड के रिस्टोरेज को बढ़ाते हैं, ये सभी चीज को बढ़ाने का वो काम करते हैं। ठीक है, अब ये ओआरएस क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये आप वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल चैप्टर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। इसमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाएगा। पहला मैकेनिज्म ऑफ वाटर बैलेंस, ये 4-5 जो तरीके थे वो। दूसरा ओआरएस का फार्मूला और ओआरएस के बारे में नोट्स, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या क्या काम होते हैं ये पूछेगा। ये 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। फिर वही काम, अब लोग क्लास खत्म होने वाली